वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मटेरियल साइंस में फेज डायग्राम को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मटेरियल साइंस का कोर्स देख रहे थे। मटेरियल साइंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है सभी साइंस ब्रांचेज के लिए, लेकिन हम लोग स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए गेट और ईएसी में जो मटेरियल साइंस का जो भी क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन को बेस बनाकर हमने ये आपके लिए ये कोर्स तैयार किया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। ढेर सारी चीजें हम लोगों ने इस कोर्स में देख रखा है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके स्टार्टिंग से देख के आइए। ये 12वां 13वां वीडियो हो गया है इस सीरीज का, तो आप शुरू से देख के आइएगा तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फेज डायग्राम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम फेज डायग्राम की चर्चा करते हैं। कहता है ये फेज डायग्राम जो होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं, ये किसी एलॉय सिस्टम के में टेम्परेचर और कंपोजिशन के में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कि अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर अगर हम बदलेंगे और कंपोजिशन अगर अलग अलग रहेगा, ठीक है, कंपोजिशन अगर मिला रहे एलॉय है तो मिल रहा है ना कुछ चीजें, तो कहता है एलॉय का कंपोजिशन अलग अलग रहेगा तो अलग अलग टेम्परेचर तो किस फेज में रहेगा, ये चीजों को आपको ये फेजर डायग्राम बताता है। ठीक है, कि कंपोजिशन अलग रहेगा। मान लेते हैं 80% ए डाले हो, अब 20% आपने बी डाला है, तब क्या होगा भाई, तब किस टेम्परेचर को किस फेज में मिलेगा। क्योंकि ऐसे प्योर सब्सटेंस का तो आप जानते हो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फेज चेंज होगा तो भैया वो कांस्टेंट टेम्परेचर में फेज चेंज होता है, ये आप जानते हो। लेकिन लेकिन कंपोजिशन अगर कोई एलॉय है तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा। एलॉय का जो फेज चेंज होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता है। ठीक है, और उसके अलग अलग कंपोजिशन को अलग अलग टेम्परेचर के साथ असर दिखाता है। ठीक है, अगर एक कंपोजिशन है तो भैया हो सकता है कि किसी और मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट होना शुरू हो जाए वो। ठीक है, अगर कंपोजिशन चेंज हो कर दिए तो वो किसी और ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। तो कितना डेटा याद रखोगे तुम, तो उसके लिए हम पूरा ग्राफ बना के रखते हैं। और ग्राफ जब भी जो भी लोग उस पर काम कर रहे हैं, जो एलॉय को बना रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर उसको मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस टेबल को रखेंगे, उस ग्राफ को रखेंगे, जैसे उनको पता लगे कि किस टेम्परेचर पे क्या हल होने वाला है उसके साथ, कब वो सॉलिड में सोल्यूबल हो जाएगा, कब वो लिक्विड स्टेट में जाके मिलेगा बढ़िया से। ठीक है, किस कंडीशन में, मतलब अलग अलग कंडीशन में एलॉय को अगर मिला के बनाना है तो किस फेज में हम उसको बढ़िया से मिला सकते हैं। ये होता है आपका फेज डायग्राम, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको देता है। मेनली ये जो डायग्राम होता है इक्विलिब्रियम फेज की पहचान करने और एलॉय के कूलिंग बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करता है। तो फेज डायग्राम को 3-4 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप का जो फेज डायग्राम है उसको अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं इमोर्फस सिस्टम। ठीक है, आइसोमोर्फस सिस्टम। कहता है आइसोमोर्फस सिस्टम क्या है सर, कहता है ये जो सिस्टम है ना, कहता है इस प्रकार के सिस्टम में दो एलिमेंट आपस में पूरी तरह से मिक्सेबल होते हैं, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज में पूरी तरह से घुलनशील या फिर सॉल्युबल होते हैं। कहता है इन दिस सिस्टम्स ऑफ एलॉय द टू एलिमेंट्स एडेड विल एग्जिबिट कंप्लीट सॉल्युबिलिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मिलाओगे तब भी बढ़िया से मिलेगा और सॉलिड स्टेट में उसको मिलाओगे तब भी अच्छा से मिलेगा। अगर ऐसा सिस्टम है आपको तो उसको कहते हैं आइसोमोर्फस सिस्टम। याद रहा। कहता है जैसे सर एग्जांपल दीजिए, जैसे आपके पास एग्जांपल है कॉपर निकेल को आप मिलाओ, ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर को मिलाओ, आपका एयू एजी को मिलाओ, एयू सीयू को मिलाओ और एमओ डब्ल्यू को मिलाओ। कहता है ये सब जो सिस्टम है ये सब मिलेगा आपको किसी भी स्टेट में रहे वो बढ़िया से मिक्सअप हो जाएगा, एक दूसरे में बढ़िया से सॉल्युबल हो जाएगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो। ठीक है, अब फेजर डायग्राम को चलो पढ़ना समझते हैं। जैसे ये एक फेजर डायग्राम है किसका जी, कहता है आइसोमोर्फस सिस्टम का ये फेज डायग्राम है। कहते फेज डायग्राम में क्या क्या लिखा रहता है सर, ये क्या क्या चीजें हैं, ये हमको एक्सप्लेन करके बताइए। सबसे पहले इसको समझने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, कहता देखिए इस एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है, इस एक्सिस पे आपको टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा, इस एक्सिस पे टेम्परेचर है और इस एक्सिस पे कंपोजिशन लिखा गया है। ठीक है, कहता है कंपोजिशन मतलब ठीक है ए कितना है और बी कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा रखा है कि ए जो है 100% है, 100 ए है और बी जो है वो 0% है। फिर आगे बढ़े हम लोग तो कहता है ए का क्वांटिटी हमने कमाया, बी को बढ़ाया, इसी प्रकार से बारह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अंत में क्या हो गया जी, कहता है ए जो है वो 0 हो गया है और बी जो हो गया है वो 100% हो गया है। ठीक है, कहता है इस कंडीशन में हमको बताइए सर कि ये डायग्राम क्या बता रहा है। ठीक है, कहता है कि मान लेते हैं कि सबसे पहले तुम 0 पे आओ। कहता है 0 मतलब
आपका बी जो है वो जीरो है, ऐसा आपको मटेरियल यानी प्योर ए की हम बात करें कि ए अगर है तब क्या है। ठीक है, कहता ए से है तो वो कहता है कि जब एक कोई ना कोई एक टेम्परेचर ऐसा होगा ना जहां तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो हम उसको गर्म कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो एक पोजीशन ऐसा आया जहां पे वो सॉलिड जहां तक रहा। ठीक है, उस टेम्परेचर से जैसे ऊपर करोगे उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ऊपर वाला कंडीशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में चला गया है, नीचे जो था वो सॉलिड था, और जैसे वो ऊपर गया वो क्या हो गया जी, कहता है कि वो लिक्विड में बदल गया। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाओगे ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर लिक्विड है और नीचे सॉलिड है। ये डायग्राम सबसे पहले तो ए का बताया। उसी प्रकार से बी में जाओगे आप, बी पॉइंट पे, बी मतलब कि जहां पे बी 100% है, 100% बी है ना, खाली बचा ए तो रहा नहीं इसमें, कहता है इसका लिए भी कुछ होना, कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है आपका। कहता ये क्या बताएगा सर, कहता ये बताएगा कि यहां से आप इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे, यहां तक तो भैया ये सॉलिड कंडीशन में रहेगा, पर इसके ऊपर जैसे ही आप इसको लेके गए, जैसे इसको ऊपर लेके गए, उसके बाद ये टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे उसके बाद किससे बदल जाएगा, तो कहता है लिक्विड फॉर्म में ये बदल जाएगा। ठीक है, कहता है सबसे पहले तो ये पता लग गया। अब कहता है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं सर, कहता आगे क्या बढ़ते हो जी, कहता आगे बढ़ते हैं हम लोग ए को कम करते हैं और बी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ए को कम किया, बी को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि 90% ए है और 10% आपका बी है। कहता ऐसा है, कहता उसमें क्या होता है सर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये भैया इस टेम्परेचर पे तो सॉलिड में रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, कहता अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन में रहेगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों फेजेज में रहेगा। ठीक है, लिक्विड में रह सकता है उस टेम्परेचर पे और सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, या दोनों फॉर्म इस प्रकार एक ही जगह पे आपको मिल सकता है। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पे जाइए, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपको आइस भी मिल सकता है, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और वाटर भी मिल सकता है। वाटर से आइस में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। पर ये एलॉय है, एलॉय में एक फिक्स टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर है, जिसके ऊपर जाओगे तो आपको लिक्विड मिलेगा, जिससे नीचे जाओगे तो आपको सॉलिड मिलेगा। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज में वो सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये एलॉय में ऐसा नहीं है, एलॉय में एक रेंज होता है टेम्परेचर का, इस पूरे रेंज में आपको वो लिक्विड और सॉलिड दोनों कंडीशन में मिलेगा। और जैसे ही इससे ऊपर चले गए आप, ठीक है, इससे टेम्परेचर बढ़ा दी, इस पॉइंट से टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ा दिया, उसके बाद तो भैया वो सिर्फ लिक्विड कंडीशन में मिलेगा वो एलॉय, क्योंकि ये मिक्सअप हो गया ना, तो एलॉय बन गया है ना, तो ये एलॉय जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो इस टेम्परेचर पर तो आपको सॉलिड में मिलेगा, इस टेम्परेचर में ऊपर जाओगे तो लिक्विड में मिलेगा, और कुछ टेम्परेचर ऐसा आपका रेंज मिल गया है यहाँ पे, जिस टेम्परेचर रेंज में वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में मिल सकता है। यही पूरा किस्सा है। आपका ये रहेगा तो इसमें कितना रीजन है, इस कंपोजिशन पे रहेगा, इस कंपोजिशन मतलब 70% आपका ए है और 30% आपका बी है, तो आपका ये जो रीजन है वो आपका रीजन है जिसमें वो सॉलिड और लिक्विड दोनों कंडीशन में मिलेगा। हाँ, अगर सी पॉइंट से ऊपर चले गए तो सॉलिड और लिक्विड दोनों कंडीशन में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कंडीशन में वो मिलेगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा रीजन समझ में आ गया होगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम समझाना चाह रहे हैं कि एक रीजन ऐसा बन के आया है सर, एक रीजन ऐसा बन के आया है जिसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन रीजन। सॉलिडिफिकेशन, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सॉलिडिफाई हो रहा है, इसलिए इसको हम इस रीजन को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन रीजन। इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में सब्सटेंस मिलता है, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है और सॉलिड स्टेट में भी वो सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, उससे इस रीजन से नीचे जाओगे आपको सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो उसका लिक्विडिफिकेशन होने लगेगा, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे ये वाला जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट को मैंने S2 S3 इस प्रकार से दिखाया है। यहाँ पे जो है क्या है L1 और S1 हमने दिखाया है। ठीक है, तो अलग अलग कंपोजिशन है, S3 है, इस प्रकार से है। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सॉलिडस लाइन। ठीक है, SOLIDUS सॉलिडस लाइन। ठीक है, कहता ये क्या है सर, कहता इस लाइन से नीचे टेम्परेचर अगर चला गया तो वो सॉलिड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन है जिसको हम कहते हैं लिक्विडस लाइन, LIQUIDUS लिक्विडस लाइन। इस लाइन से ऊपर जाएगा तो लिक्विड में मिलेगा। ठीक है, इस लाइन से नीचे जाएगा सॉलिड में मिलेगा, इस लाइन से ऊपर जाओगे तो लाइन लिक्विड में मिलेगा, और इन दोनों लाइन के बीच में रहेगा तो सॉलिड लिक्विड दोनों कंडीशन में वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये है इसमें। अब कुछ एक और डेफिनेशन है, कहता अब हमको कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर कंपोजिशन का प्रॉपर्टी लिखना है। ठीक है,
सबसे तो पहले मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं कि पर्टिकुलर कंपोजिशन के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, पता है कि उसके लिए आप एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ले लिया, मान लेते हैं ये कंपोजिशन आपका है। ठीक है, कोई भी कंपोजिशन है इसमें। ठीक है, जाहिर सी बात है ये पॉइंट है तो आपका काम ए जो है 60 से ज्यादा ही होगा। मान लेते हैं कि ए जो है वो 65 है, 65 है। हाँ, ये 65 है। और जो बी है वो आपका जो बच गया है आपका, ठीक है, 45 वो है। ठीक है, ये 65 कैसे हो जाएगा, ये 55 है होगा, 55 और 45 है। ठीक है, ये कंपोजिशन है इसका। मतलब ये कंपोजिशन को हम इस लाइन को ऐसे से ड्रॉ करेंगे, इस सभी पे यही कंपोजिशन है। तो हम देख लेंगे कि इस कंपोजिशन जो है वो अलग अलग टेम्परेचर में किस फेज में पाया जाता है। अगर ये डायग्राम हमारा फेजर डायग्राम है हमारे पास, तो उससे हम फेज डायग्राम, फेजर नहीं, फेज डायग्राम अगर है हमारे पास, तो हम ये देख लेंगे कि एक लकीर हमने खींच दिया इस प्रकार से। ठीक है, इस लकीर को मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर से खींचता हूँ क्योंकि ग्रीन कलर का है वो। तो हम ग्रीन कलर से मैंने इसको ये से ड्रॉ कर दिया। इसका कंपोजिशन बताया कि इसमें 55% जो है वो ए है और 45% जो है वो आपका बी है। ठीक है, अब ये लाइन क्या है, तो इसमें हमको पता है कि ये कंपोजिशन अगर आप है आपका एलॉय में, तो एक पॉइंट हमको ऐसा मिल जाएगा जिस पॉइंट पर वो सॉलिड फॉर्म में है। उस पॉइंट से अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में, यानी लिक्विड भी उसका हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी वो रह सकता है। ऐसा नहीं कह रहा कि लिक्विड में रहेगा, नहीं, उसमें वो लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, यानी कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एक टेम्परेचर ऐसा भी है सर जहां जिससे अगर हल्का सा ऊपर जाओगे तो भैया कोई सॉलिड फॉर्म नहीं बचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तथा इस लाइन को हम बोलते हैं नॉन कंपोजिशन लाइन। लाइन को क्या बोलते हैं जी, तथा इसको बोलते हैं नॉन कंपोजिशन लाइन। ठीक है, इससे हम चेक कर लेंगे। अगला क्या है जी, तथा एक लाइन और होता है सर, तथा क्या होता है, एक को कहते हैं टाई लाइन। तथा टाई लाइन क्या होता है, कहता है कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर आप बात करें कि उस टेम्परेचर पे क्या हाल होना है। ठीक है, तो उसको टी स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं क्या चीज, होता है टाई लाइन। जरा टाई लाइन होता क्या है सर, कि कोई भी एक जनरल टेम्परेचर जिसकी आप स्टडी कर रहे हो वो होता है टाई लाइन। मतलब इस टाई लाइन पे अलग अलग कंपोजिशन में अगर रखोगे तो वो किस फेज में रहेगा। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे हमको काम करना है, हमारा कोई भी चीज बना रहे हैं वो इसी टेम्परेचर पर रहबे करेगा, या इससे इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन इस टेम्परेचर पर रहेगा। जनरली इस टेम्परेचर पर रहता है। तो कहता है इस टेम्परेचर पर रहता है, आप चाहते हो कि भैया कि वो लिक्विड फॉर्म में ना चला जाए, तो कंपोजिशन क्या करना पड़ेगा कि देखिए कंपोजिशन अगर यहाँ रहेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यहाँ आ जाएगा तो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन में कोई भी आपको कंपोजिशन रखना है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी कंपोजिशन रखना है, इसमें इस दौरान में कोई भी कंपोजिशन रख दोगे तो वो उस टेम्परेचर पे सदैव सॉलिड कंडीशन में रहेगा। अगर लिक्विड को कंडीशन में रखना है कि भाई जम ना जाए, तो उसके अनुसार से तुम सेलेक्ट कर लो कि इस रीजन में कंपोजिशन अगर इस रीजन में रहेगा, अगर इस रीजन में कंपोजिशन रहेगा, कंपोजिशन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है, तब जाके वो जो आप एलॉय लिए हो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और तुम अलग अलग जगहों पे चाहते हो कई 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 जगहों पे चाहते हो कि वो जमे ना, जैसे पाइप में फ्लो हो रहा है वो, तो तुम चाहते हो कि वहां पे ना जमे, तो क्या कंपोजिशन रखने वाले। अब कहीं मटेरियल तुम चाहते हो कि भैया वो सॉलिड कंडीशन में रहे, लिक्विड ना बन जाए, ठीक है, तो वहां पे ये कंपोजिशन रखोगे तुम। ठीक है, कि टेम्परेचर का पहले से तुम्हें पता है। तो ये फेज डायग्राम इसी कामों में मदद आपका करता है कि कौन सा एलॉय जो होता है वो किस कंडीशन में किस फेज में रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस चीजों को और समझते हैं थोड़ा, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर और टाइम का लाइन बनाया है, वहां पे कंपोजिशन के साथ था, यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम का लाइन है, ग्राफ है। ठीक है, बता देखिए इस ग्राफ में थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ आपको, ठीक है, ताकि चीजें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। पता है, देखो जूम करते हैं हम लोग और देखते हैं। पता क्या है सर, कहता है कि अगर आपका प्योर सॉलिड है, उसमें किसी प्रकार कंपोजिशन नहीं है, तो प्योर मतलब आपका या तो ए रहे या बी रहे, तो कहता है यहाँ पे ए है सर, 100% ए है और बी जो है वो 0%, यानी प्योर ये है, प्योर सबस्टांस है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, ये इसमें जो है एक ही प्रकार का एलिमेंट है। ठीक है, तो कहता है इसमें क्या होता है, जैसे लिक्विड से अगर सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है लिक्विड टेम्परेचर कम रहा है, तो इस प्रकार से कमा। लेकिन जिस वक्त फेज चेंज होना शुरू हो गया इस टेम्परेचर, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है आपको। और फिर क्या करते हैं कि जैसे उसका सॉलिडिफिकेशन होना शुरू होता है, यानी कि फिर सॉलिड ही सिर्फ है,
सॉलिडिफिकेशन तो यही हो गया है। जैसे इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। पता है, धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होता है कि जब तक सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा सिस्टम का। जब तक सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तब तक टेम्परेचर उसका सिस्टम का नहीं बदलने वाला है। ठीक है, चलिए। पर ये हाल तो आपका प्योर सबस्टांस का है जिसमें मिक्सअप नहीं है। एलॉय की अगर हम बात करें तो एलॉय में क्या होगा भाई, तो कहता है कि एलॉय में अगर सॉलिडिफाई कर रहे हो टेम्परेचर टाइम के साथ अगर कम रहा है तो टेम्परेचर कम रहा है तो ठीक है। ठीक है, लिक्विड में अगर है टेम्परेचर कम रहा है तो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में जाने के लिए पहले तो उसका टेम्परेचर कम रहा है तो कमेगा। ठीक है, लिक्विड में ही रहेगा और टेम्परेचर धीरे धीरे कमेगा। ठीक है, कमने में तो कुछ नहीं है, जैसे ये है आपका तो कम रहा है टेम्परेचर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो सॉलिड बनना शुरू करेगा। सॉलिड बनना शुरू करेगा तो भैया वहां पे यहाँ पे क्या था, जब सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। पर एलॉय में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, घटेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा का सारा जितना भी लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके नीचे अगर टेम्परेचर उसको कम करोगे तो वो सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। आप सॉलिड से क्या बनेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर उसका कंपोजिशन बदल, देखो कंपोजिशन का हाइट भी मैं दिखा रहा हूं। कहता है कंपोजिशन के बाद अगर तुम देखो तो देखो इस प्रकार से है कि उसको जैसे जैसे कोल्ड कर रहे हो तो कोल्ड के बाद कुछ हाई टेम्परेचर पे ही वो सोलिबिलिटी उसका आ जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन में क्या कर रहे हैं जी, ज्यादा बी का हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं। बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग ना था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा ना था। यहाँ पे अगर देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो बी का बॉइलिंग पॉइंट हमने दिखाया था आपको। बी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ना है और ए का यहाँ पे ना है। जैसे बी को ज्यादा मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर बॉयल होगा और हाई टेम्परेचर पे वो अगर वो सॉलिडिफाई करना शुरू करोगे तो वो हाई टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है डायग्राम में आपको। ठीक है, ये इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहता पहले ये इस प्रकार का था। ठीक है, और फाइनली भी जब बी भी पूरा 100% बी हो जाएगा तब भी उसका जो टेम्परेचर जहां पे उसका फेज चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये ग्राफ बना था, उसके बाद ये वाला ग्राफ बनेगा, उसके बाद इस प्रकार से ग्राफ बनता जाएगा। तो ये पूरा किस्सा है। तो पूरा फेजर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन की हम बातें करें तो हमने क्या क्या देखा। कहता है कि आइसोमोर्फस सिस्टम में एक सिंगल फेज सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है जी, कहता है एक सिंगल। ठीक है, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला क्या चीज कहता है कि आइसोमोर्फस सिस्टम अगर है तो उसमें आपका जो रहेगा वो सिंगल फेज सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ये सिंगल फेज सॉलिड सॉल्यूशन रहता है ये। इसके अलावा कहता है कि जब एलॉय को मेल्ट किया जाता है तो ये पूरी तरह से लिक्विड फेज में होता है और जब इसे ठंडा किया जाता है तो पूरी तरह से ये सॉलिड सॉल्यूशन ये में यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा कहता है कि आइसोमोर्फस फेज डायग्राम एक कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व को दर्शाता है। आइसोमोर्फस फेज डायग्राम क्या दिखाता है जी, तो एक कंटिन्यूअस कूलिंग ग्राफ को आपको दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। कुछ और चीजें उसको भी ध्यान रखना है कि भैया यूज ऑफ फेजर डायग्राम की फेजर डायग्राम का हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें आपको टाई लाइन बताया था। टाई लाइन क्या होता है जी, कहता है कोई भी एक टेम्परेचर पे काम कर रहे होगा ना जी, कोई भी एक टेम्परेचर पे जाके काम होगा कि इस टेम्परेचर की हम बातें कर रहे हैं, इस टेम्परेचर के बारे में जानकारियां ले रहे हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं टाई लाइन। ठीक है, टाई लाइन रूल। रूल कहता है कि ये क्या होता है सर, टाई लाइन रूल कहता है कि टाई लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ एट एनी गिवन टेम्परेचर। टाई लाइन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है। टाई लाइन जो होता है कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने ड्रॉ कर दिया फिक्स टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं टाई लाइन। यानी कि टी स्टार जो था वहां पे वो क्या था जी, कहता एनी गिवन टेम्परेचर। कहता टाई लाइन रूल क्या है जी, कहता टाई लाइन इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज एग्जिस्टिंग इन एलॉय एट अ गिवन टेम्परेचर। तथा किसी खास गिवन टेम्परेचर पे आपको अलग अलग बताएगा, अलग अलग कंपोजिशन का क्या कौन कौन सा फेज रहेगा। टेम्परेचर तुम टाइलन क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। टेम्परेचर फिक्स किया तो उस टेम्परेचर पे अगर कंपोजिशन बदलोगे तो वो सॉलिड फेज में रह जाएगा कि लिक्विड फेज में रहेगा, ये आपको बताता है। ठीक है, ये टाई लाइन कहता किसी निश्चित टेम्परेचर पे एलॉय में मौजूद सॉलिड और लिक्विड फेज की कंपोजिशन को जानने के लिए हॉरिजॉन्टल टाई लाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसको याद रखना। लीवर रूल पे बार बार क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है, गेट में भी आता है और ईएससी वाला एग्जाम में भी आता है, तो इसको भी आप लोग देखिए और याद करिएगा। ठीक है, बताइए क्या होता है सर। अब लीवर रूल को समझना तो सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम इसको देखना पड़ेगा, बढ़िया से देखना पड़ेगा। कहता है इसमें हमने क्या किया, कहता है एक फिक्स टेम्परेचर पे गए, एक टाई लाइन पे गए, ये टाई लाइन है, ये आपका रेड वाला जो है वो टाई लाइन है। ठीक है, ये है आपका टाई लाइन। कहता है ये जो है आपके फेजर डायग्राम को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहा है। कहता कहाँ कहाँ काट रहा है सर। कहता एक यहाँ पे काटा, जिसको हम कहा हमने सी पॉइंट, याद रखिएगा सी पॉइंट है ये। ठीक है, कहता ये पॉइंट क्या है सर। कहता इस टेम्परेचर पे कौन सा कंपोजिशन जो है, कौन सा कंपोजिशन ऐसा है जो जो है वो जो लिक्विड फेज में है, यानी कि उसके ऊपर जाएगा तो लिक्विड फेज में ही रहेगा, वो टेम्परेचर हम लोगों ने, वो हम लोग कंपोजिशन को हमने देखा। फिर हम लोग एक सी पॉइंट डी पॉइंट पे आएंगे। कहता डी पॉइंट क्या है सर। ठीक है, कहता डी पॉइंट वो कंपोजिशन है, ठीक है, वो कंपोजिशन है, यहाँ पे नीचे देखिए तो कहता है वो कंपोजिशन निकल के आया है जिस जो कंपोजिशन सदैव सॉलिड स्टेट में रहेगा, या फिर उससे आगे थोड़ा सा भी कंपोजिशन बढ़ाओगे और टेम्परेचर को उससे हल्का सा भी नीचे करोगे तो वो सदैव सॉलिड कंडीशन में, यानी प्योर सॉलिड कंडीशन में है ये। ठीक है, ये प्योर लिक्विड कंडीशन में है। ठीक है, इसकी हल्का सा भी ऊपर जाएगा, ये बाउंड्री लाइन है, तो इसको हल्का सा भी ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड फील्ड में रहेगा। तो 2 पॉइंट सी और डी है। कहता एक पॉइंट और है। कहता कौन सर। कहता ये तो है जो भैया ऐसा होना चाहिए और है नहीं तुम्हारे पास। कहता ये जो पॉइंट है वो है कि तुम्हारे पास है क्या, ये एफ पॉइंट क्या बता रहा है। कहता है कि ये एग्जैक्ट तुम्हारे पास कंपोजिशन है कितना, ये कंपोजिशन रहता तो तुम टी स्टार टाई स्टार जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी गिवन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को लिक्विड स्टेट में होता। ठीक है, ये टेम्परेचर रहता तो वो ये जो टेम्परेचर ये है तो ये कंपोजिशन अगर रहता तो सॉलिड स्टेट में रहता। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपोजिशन है तो उस कंपोजिशन में कितना परसेंट सॉलिड है और कितना परसेंट लिक्विड रहेगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लीवर रूल का। मतलब यही लाइन था, चलिए लाइन हमको बनाना पड़ेगा तभी जाके लीवर रूल समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, तो कहता है कि हमारा जो एक यही वाला डायग्राम था ना, डायग्राम यहाँ पे आ ही गया है, तो डायग्राम से ही हम लोग कर लेते हैं। कहता है कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, पीला वाला ले लेता हूँ कलर। ठीक है, कहता है ये टी स्टार वाला लाइन था। ठीक है, ये वाला लाइन था। ठीक है, यहाँ पे सी था और यहाँ पे आपका डी था और ये कुछ एफ था। ठीक है, तो कहता है ये जो है वो प्योर लिक्विड वाला कंडीशन है और ये जो है वो प्योर सॉलिड वाला कंडीशन है और ये आपको पॉइंट मिल गया है। ठीक है, जिस कंपोजिशन का हमको पता करना है कि भैया इसमें सॉलिड कितना होगा और लिक्विड कितना होगा। ठीक है, तो कहता अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉलिड निकालना है, क्या निकालना है जी, कहता अमाउंट ऑफ सॉलिड निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड, या एक्चुअली अमाउंट ऑफ सॉलिड नहीं निकलता है, ये निकलता है फ्रैक्शन निकलता है आपको, यानी कि ये निकलता है आपका फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकलता है। कहता है कैसे निकलेगा सर। कहता आप क्या कीजिए, आप सिर्फ अगर सॉलिड निकालना है आपको तो सॉलिड इधर ना है जी, ये देखो। कहता अगर आपको सॉलिड निकालना है तो आप क्या कीजिए जी, आपको अगर सॉलिड निकालना है तो आप क्या कीजिए जी इसको, चलिए देखिए फिर से। कहता अगर सॉलिड निकालना है, ये सॉलिड निकालना है अगर आपको, मैं फिर से कलर बदल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको। कहता ये सॉलिड निकालना, सॉलिड निकालने के लिए आपको इधर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इधर वाला मतलब कहता ये वाला लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा किससे, कहता टोटल लेंथ से। यानी फॉर्मूला करने क्या बनेगा, तो कहता सी एफ डिवाइडेड बाई सी डी पूरा। ठीक है, सी डी ये कहीं चल रहा है, इससे भी समस्या आ गया, क्या चल रहा है, यहाँ तो चल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सी डी है, जो नीचे लिख देता हूँ, क्या आता है सी एफ है डिवाइडेड बाई सी डी इंटू 100। परसेंटेज भी निकालना है ना, परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड निकालना है, इधर लिक्विड है ना, तो इधर वाला लेंथ से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एफ डी डिवाइडेड बाई पूरा सी डी इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तब आपको निकल के आ जाएगा। चलिए मैं सब चीज फिर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सब चीज हम लोग फिर से देखते हैं। कहता है ये आपका लीवर लाइन है, ये आपका जो टाई लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट सी था जहां पे लिक्विड था। ठीक है, ये डी पॉइंट था जहां पे वो सॉलिड ही रहना था वो कंपोजिशन को। ठीक है,
तो कहता है एक पॉइंट ऐसा था एफ, जो कंपोजिशन आपको दे रखा था, कहता उस पॉइंट पे कितना लिक्विड होगा कितना सॉलिड होगा। तो कहता है एल निकालना, अगर लिक्विड निकालना तो आपको एफ ये इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या बनाया जी, कहता सी एफ को डिवाइड कर देना है सी से, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगा। ये फ्रैक्शन निकल के आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कितना परसेंट सॉलिड रहेगा। और अगर आपको अमाउंट ऑफ लिक्विड निकालना है, ठीक है, अगर 100 में निकालोगे तो अमाउंट निकल जाएगा, नहीं तो परसेंटेज में कहो की बात करें। अमाउंट ऑफ अगर लिक्विड की बात करें तो एफ डी, अगर लिक्विड की बात करें तो अगर आपको लिक्विड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जी, कहता लिक्विड निकालना है, अगर ये वाला इधर से मल्टीप्लाई किए थे तो सॉलिड निकालना है, अगर आपको तो इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट ऑफ अगर लिक्विड निकालना है तो आपने ये सी एफ डी से मल्टीप्लाई किया था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा हम लोग लगभग गड़बड़ कर चुके हैं। सी एफ से मल्टीप्लाई ऊपर लिखा होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड, जिस अमाउंट ऑफ सॉलिड में निकालना है तो ये वाला मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना आपको, सी एफ को डिवाइड करना पड़ा था सी डी से, और 100 से मल्टीप्लाई करना। लिक्विड निकालना है तो आपको एफ डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ डी ये लेंथ से मल्टीप्लाई करना था, एफ डी डिवाइडेड बाई सी डी इंटू 100। ठीक है, और लिक्विड सॉलिड दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना है कि 100 में निकाल रहे हैं तो 100% आपको आना है। तो यही आपका लीवर रूल, इसको याद कर लीजिएगा। आप टोटल अमाउंट जो है सॉलिड और लिक्विड के सम के बराबर होगा। ठीक है, उसी से आप लोग निकाल सकते हैं। लीवर रूल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कहीं समस्या रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करा करने की बात करते हो तो न्यूमेरिकल करा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो टाई लाइन खींचना पड़ेगा, वो आपको फेज डायग्राम दिया रहेगा, तो इस लेंथ को माप मेजर करना पड़ेगा कि लेंथ सी और डी कहाँ पे आया है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है ना ये। ठीक है, और आपको डायग्राम खींचना होता है, आपको एक टाई लाइन खींचना होता है। अगर टाई लाइन आप इस प्रकार से खींचते हो तो एक जगह सी होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी होता है, ठीक है, और कहीं यहाँ पे आपका एफ होता है, जहाँ पे जो कंपोजिशन आप ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये कंपोजिशन आपको पता है, ये आपको मतलब ये लेंथ आपको पता लग गया, तो अब इस कंपोजिशन एफ कंपोजिशन के लिए आप चाहते हो कि भैया हमको निकल के आता, तो बस लेंथ मेजर कर लीजिए। मान लेते हैं ये लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ आपको जाके आ गया है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आ गई हैं। तो कहता है आपसे को पूछ दे कि यह हमको सॉलिड कितना होगा ये एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो एफ पॉइंट पे अगर सॉलिड निकालना है, सॉलिड का परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर देना है जी, तो सॉलिड निकालना है तो सॉलिड के लिए आपको इधर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको निकल के आएगा कितना जी, कहता है 80%। क्या निकल के आएगा जी, कहता है 80% निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर लिक्विड निकालना है आपको, तो लिक्विड कैसे निकलेगा सर, अगर लिक्विड निकालना है अगर आपको, तो इधर वाले लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो कहता है इधर वाला लेंथ बचा कितना, तो 8 में से 2 ने बचा दिया 2 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, कितना जी, कहता है 20%। तो ये लीवर रूल है, और इस प्रकार से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कूलिंग बिहेवियर। ठीक है, द कूलिंग बिहेवियर में क्या होगा भाई, तो द कूलिंग बिहेवियर में आप देखिए किस प्रकार से कूल हो रहा है। सबसे पहले अगर 1 से 2 के बीच देखें, फेज डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा कि 1 से 2 के बीच आपको किस प्रकार का स्थिति है। मैं फेज डायग्राम में एक बार फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले देख लीजिए आप, क्योंकि मैं छोटा भी कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन छोटा करूंगा तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो देखना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 और 3, 3 फेज मैंने दिखाया आपको। ठीक है, मैं क्या दिखाया है मैंने भाई, तो मैंने दिखाया है 1 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, और 3 पॉइंट यहाँ पे, और 4 पॉइंट यहाँ पे। तो क्या क्या है सर, कहता है एक टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब बहुत गर्म था और लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, 2 टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वो सॉलिडिफाई होने लगा है, सॉलिड बनने लगा है, शुरू हुआ सॉलिड बनना। 3 पॉइंट ऐसा है जहां से भैया वो पूरी तरह से सॉलिड बन गया, उसके नीचे जाओगे 4 पॉइंट पर, ठीक है, तो नीचे प्योर सॉलिड ही मिलेगा। 3 से हल्का सा भी नीचे जाओगे तो आपको प्योर सॉलिड मिलेगा। तो हम ये 1 से 2 कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 कंडीशन की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, इसमें आपका किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो हमने देखा इसको, तो क्या देखा भाई कि भाई जो उसमें मॉलिक्यूल्स है वो किस प्रकार से सॉलिडिफाई हो रहे हैं, कूलिंग के बाद किस प्रकार का असर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, अगर 1 और 2 के बीच में जाए, 1 और 2 के बीच मतलब कि आपका इस प्रकार का है था। ठीक है, इस प्रकार का था, तो आपने एक लकीर खींचा ये। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 है, और ये है आपका 2। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच अगर यहाँ पे चलता ही नहीं है,
यहाँ पे मेरा हाथ तक तो हो रहा है, मेरा पेन नहीं चिपका था वहां पे। मतलब 1 और 2 पॉइंट के बीच आपका ये स्थिति है, ठीक है। 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। कहता है कि ये जो 2 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2 के बीच की लिक्विड फॉर्म में है, तो आपका इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे 2 और 3 के बीच आया, इसमें बीच में क्या था, बीच में सॉलिडिफाई होना बीच में शुरू हो गया, ठीक है। 2 से 3, और जैसे 3 से 4 में तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो अपना सॉलिडिफाई अलग जगह पर हो गया था और उस प्रकार से अपना सॉलिडिफाई होकर स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। इस फॉर्म में चला गया, यानी लिक्विड से लिक्विड कंडीशन में पहले था, ठीक है। थोड़ा सा कूल किया तो भैया लिक्विड प्लस सॉलिड कंडीशन में आया, और फिर और कूल किया तो वो सॉलिड कंडीशन में चला गया। तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्लो और यूनिफॉर्म होता है, जिससे होमोजेनियस माइक्रोस्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस पूरा क्या होता है जी, थोड़ा स्लो होता है और यूनिफॉर्म होता है, और इससे होमोजेनियस माइक्रोस्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगला इक्वेटिक। इक्वेटिक के सिस्टम को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसमें इतना ही देखना है, और मैंने बताया है कि आपको एक दिन गैप कर करके वीडियो मिलेगा। क्यों मिलेगा जी, क्योंकि आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक है। एक दिन आपको इसका वीडियो मिलेगा, और एक दिन में फिजिक्स शुरू किया है मैंने, उसका वीडियो लोगों तक के पास जाएगा। तो जो लोग ज्यादा देखेंगे, जिसको भाई जिसका ऑडियंस होगा, उसी चीज को मैं डिलीवर करूंगा। पढ़ाने को तो मैं सब कुछ पढ़ा दूँ, ठीक है, लेकिन आपको उसको फायदा भी तो होना चाहिए। इसी टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है। तो मैं टाइम बर्बाद कर करके आपके लिए वीडियो बनाऊँ, रात जग जग के मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और आप इसको शेयर तक नहीं करते हो। शेयर करना आपका काम है, इस तक आपको 100 व्यूज तक कम से कम ले जाना, ये आपका काम है, ठीक है। उसके बाद तो भैया, उसके बाद अपने आप हो शेयर होगा, उसके बाद अपने आप ये लोगों तक पहुंचेगा। पर 100 तक आपको पहुंचाना है, ठीक है। शुरू वीडियो आता है तो इसका आपका काम है, मेरा मैं यही करता रहूंगा, सबको शेयर करता रहूंगा, तो वीडियो बनाने में समय कम न लगेगा जी। कि आपके पास समय मेरे पास कम रहेगा तो वीडियो कम बनेगा। इससे बढ़िया है कि आप ये काम करो, लोगों तक पहुंचाने वाला काम आप करो, ठीक है। मेरे मुझे बस वीडियो बनाने के लिए छोड़ो। जितना समय हमको दोगे उतना ज्यादा मैं आपको, उतना जल्दी मैं आपका कोर्स खत्म कंप्लीट करूंगा। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।